एवरीवन दोस्तों, आज है जून 28 2024 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग थोड़ा हिस्ट्री की बात करेंगे और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ, कैसे हुआ, उससे क्या क्या रीजंस थे, उसका इम्पैक्ट क्या क्या हुआ है, इंडिया का वहाँ पे क्या रोल था, थोड़ा इस कॉन्टेक्स्ट में बात करने वाले हैं। क्योंकि 1914 में आज के ही दिन वर्ल्ड वॉर वन की शुरुआत हुई थी, उस बारे में बात करेंगे। उसके अलावा प्रेसिडेंट मुर्मू जी ने जॉइंट सिटिंग को एड्रेस किया है, क्योंकि फर्स्ट इलेक्शन के बाद जब पहली बार जॉइंट सिटिंग होती है तो प्रेसिडेंट उसको एड्रेस करते हैं, तो इसके बारे में बात करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या होते हैं, क्या इसके अंदर होता है। उसके अलावा इकोलॉजी वाले सेक्शन से हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्लेशियर लेक, क्योंकि उत्तराखंड में कई सारी ऐसी ग्लेशियर लेक हैं जो इस मानसून में डेंजरस हो सकती हैं। उसके अलावा जेस्टेशनल डायबिटीज के बारे में थोड़ा सा बात कर सकते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हल्का फुल्का प्रीलिम्स के ओरिएंटेड थोड़ा सा बात कर सकते हैं। उसके अलावा इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो इश्यूज हैं, तो एक पूरा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है भाई। अच्छा आर्टिकल है काफ़ी ज़्यादा, मतलब है तो रिवीजन सा ही, लेकिन जो टेररिस्ट जो एक्टिविटीज़ होती हैं पाकिस्तान की तरफ से, उसकी एक पूरी हिस्ट्री बताई गई है इस आर्टिकल में, जिसमें शिमला समझौते से लेके कारगिल वॉर तक, उसके बाद जो स्ट्राइक्स हुए थे, सर्जिकल स्ट्राइक्स, उन सभी के बारे में यहाँ पे बात की गई है और किस तरह से एटीट्यूड में चेंज आया है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम दोनों साइड से जो गवर्नमेंट्स हैं, उसके बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, चलो। हाँ, लेकिन यस, अगर आप वीडियोस देख रहे हो तो डेफिनेटली इसको लाइक किया करो, इसको शेयर किया करो, कमेंट सेक्शन में अपनी अटेंडेंस दे सकते हो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जिस टाइम पे भी आप देखते हो तो प्लीज़ ज़रूर बताएं। और अगर आपको कोई फीडबैक देनी है इसके रिगार्डिंग, डीएनए के रिगार्डिंग, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी दिया हुआ, आप उस पर भी क्लिक करके अपना फीडबैक दे सकते हो। पूरी तरह से अनोनिमस रहता है, तो बेसिकली वो हमें इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। और अगर आप मेंस के लिए तैयारी करना चाहते हो, आंसर राइटिंग इंप्रूव करना चाहते हो, तो उसके लिए भी हमारे पास प्रयास प्रोग्राम है। तो इस व्हाट्सएप नंबर पे भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो, वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे। चलिए, तो बढ़ते हैं। द मर्डर ऑफ आर्क ड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड on June 28, 1914 was the immediate cause of the World War One। जब हम लोग 1857 के इंडिपेंडेंस मूवमेंट की बात करते हैं, जब हम उसके रीजंस की बात करते हैं, तब भी हम लोग दो ही तरह से रीजन पढ़ते हैं। एक होता है जो कि लॉन्ग टर्म रीजंस होते हैं, और एक होते हैं जो कि इमीडिएट कॉजेज होते हैं, राइट। तो इमीडिएट कॉजेज में हम जो राइफल्स की बात करते हैं, इसी तरह से जब वर्ल्ड वॉर वन की बात की जाती है तो इसका जो इमीडिएट कॉज है वो था इनकी डेथ। इनका बेसिकली इनको मार दिया गया था, इनका मर्डर कर दिया गया था, ये इन आर्क ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड का। लेकिन उसके अलावा और भी सारे रीजंस थे। तो 28 जुलाई 1941 को 1914 की इसकी शुरुआत हुई, और फाइनली 11 नवंबर 1918 को ऑफिशियली वर्ल्ड वॉर एंड हो गया, जब हम लोगों ने ट्रीटी ऑफ वर्साइल किया था। वर्ल्ड वॉर वन, ऑब्वियसली कोई भी लड़ाई होती है दो पार्टीज के बीच में होती है, तो यहाँ पे भी दो पावर्स के बीच में हुई। एक तरह की साइड साइड को कहते हैं अलाइड पावर्स, दूसरी साइड को कहते हैं सेंट्रल पावर्स। अलाइड पावर की तरफ से थे फ्रांस, रशिया एंड ब्रिटेन। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स भी बाद में इसी में आ गया था 1917 के बाद में, लेकिन शुरुआत में वहाँ पे था नहीं, क्योंकि ये यूरोप का मामला था तो अमेरिका वाले ज़्यादा इंटरफेयर करते नहीं थे। लेकिन जब फर्स्ट वर्ल्ड हो रहा था, ऑफ कोर्स बहुत सारे खर्चे होते हैं, तो ब्रिटेन ने, फ्रांस ने अमेरिका से बहुत सारा पैसा उधार लिया था। तो बाद में जब अमेरिका को लगा कि भाई दिक्कत हो जाएगी, अगर ये हार गए तो पैसा कौन चुकाएगा, दैट कुड बी वन रीजन। लेकिन यस, उसके अलावा और भी बहुत सारे रीजन थे कि बाद में अमेरिका क्यों इस वर्ल्ड वॉर के अंदर आया, लेकिन शुरुआत में वो नहीं था। दूसरी तरफ से जो पावर थी वो थी जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ओटोमन एम्पायर एंड बुल्गारिया। ओटोमन एम्पायर जिसको आज हम लोग टर्की कहते हैं, तो बहुत बड़ा एम्पायर हुआ करता था। उसको टूटने के बाद जो कुछ भी बच गया उसको आज हम टर्की कहते हैं। ये तो थी इसके अंदर पावर्स। इमीडिएट कोज मैंने आपको जैसा कि बता दिया है। सर्बिया का एक आदमी था, ठीक है, उसके द्वारा ऑस्ट्रियन ड्यूक थे, जिसे प्रिंस कह सकते हो एक तरह से, ठीक है, राजकुमार थे, क्योंकि उस समय बहुत सारी कंट्रीज के अंदर, यूरोप के अंदर मोनार्की हुआ करती थी, वो राजा महाराजाओं का टाइप का रूल होता था। तो उसके ड्यूक थे फ्रांसिस फर्डिनेंड, उनको असैसिनेट कर दिया गया था सर्बिया के एक नेटिव के द्वारा। अब इसकी वजह से क्या हुआ, ऑस्ट्रिया ने कहा कि भैया जो सर्बियन गवर्नमेंट है वो इसके अंदर इन्वॉल्व थी, हालांकि सर्बियन गवर्नमेंट ने ऐसा माना नहीं।
लेकिन उन्होंने ऐसा मान लिया ऑस्ट्रिया ने। तो ऑस्ट्रिया ने 28 जुलाई को 1914 को अटैक कर दिया सर्बिया के ऊपर, एंड दैट वाज द स्टार्टिंग ऑफ वर्ल्ड वॉर 1। ठीक है। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज ये है, अब जैसे हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करें, जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया तो कुछ लोगों ने कहा वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो गया, कुछ ने कहा कि नहीं नहीं। देखिए, वर्ल्ड वॉर्स की कोई ऐसी खास डेफिनेशन नहीं होती है, बस इसमें ये रहता है कि मल्टीपल कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था, डायरेक्टली मल्टीपल कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही थी। लेकिन अब क्या है ना, इनडायरेक्टली वो पार्टिसिपेट कर रही हैं, अपनी अपनी ग्रुप्स को सपोर्ट कर रही हैं इनडायरेक्टली। तो वर्ल्ड वॉर 3 तो चल रहा है, लेकिन उसका जो नेचर है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसा नहीं है। ये एक फर्क हो सकता है। लेकिन अब ये भी मान के देखिए, जब वर्ल्ड वॉर 1 सेकेंड चल रहा था तो 1939 तक की हम लोग बात करते हैं, और फिर 19 मान लो 41 तक जाते हैं। तो 1941 तक चलते चलते वर्ल्ड वॉर को 2-3 साल हो चुके थे। लेकिन आप अमेरिकन किसी सिटीजन को पूछोगे कि भाई क्या चल रहा है, वर्ल्ड वॉर 3 चल रहा है, वो बोलेगा नहीं नहीं, वर्ल्ड वॉर 3 तो चल ही नहीं रहा, हमें तो मतलब नहीं, हमें क्या पता यूरोप में कुछ हो रहा होगा। और वो यूरोप में चल रहा है तो वो यूरोप का है, उनको पता भी नहीं था कि वर्ल्ड वॉर 3 चल रहा है उस टाइम तक। एक तो इन्फॉर्मेशन इतनी इजीली अवेलेबल नहीं थी, और क्योंकि जब तक आप उससे इम्पैक्ट नहीं होते तो आपको नहीं पता चलता उसकी इंटेंसिटी क्या है, राइट। तो उनको बहुत बाद में पता चला, अच्छा, जब वो खुद इन्वॉल्व हुए। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में जब रशिया यूक्रेन वगैरह सब इश्यूज यहाँ पे हो रहे हैं, हो सकता है कि मोस्टली लोगों को ये लगता है कि नहीं, अभी तो वर्ल्ड वॉर 3 चला नहीं है। लेकिन एक्चुअली कहीं ना कहीं तो चल रहा है, क्योंकि आप तक जब उसका इम्पैक्ट पहुंचता है तो कई साल के बाद पहुंचता है। ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया में एक ही दिन जो है चीजें डिसाइड होती हैं और एक ही दिन जो है लड़ाई चलती है। तो कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि वर्ल्ड वॉर 3 एक्चुअली इस समय चल रहा है, डिफरेंट तरीके से चल रहा है। और जैसे जैसे आगे आगे बढ़ता रहेगा, इसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी आती जाएंगी और कंट्रीज में इन्वॉल्व होंगी, एंड इट कैन बी वेरी फेटल ऑल्सो, क्योंकि अब दुनिया के पास न्यूक्लियर पावर भी है। एनीवेज, सो दैट वाज द इमीडिएट कॉज। लेकिन इसके अलावा कुछ और भी इंपॉर्टेंट रीजंस यहाँ पे थे, जैसे हमारे 1957 के वॉर में थे। इंपीरियलिज्म का जमाना था, है ना। कंट्रीज अपनी अपनी कॉलोनी बनाना चाहती थी, क्योंकि जिसके पास जितनी कॉलोनी होगी उतना ही रिच होगा, उतना ही वर्ल्ड को डोमिनेट करेगा। लेकिन कॉलोनी बनाने के मामले में ब्रिटेन और फ्रांस जो है वो नंबर 1 थे। अब उसमें जो नई नई कंट्रीज थी, जर्मनी वगैरह, वो पीछे छूट गई, क्योंकि जर्मनी का तो यूनिफिकेशन ही बहुत लेट हुआ। जर्मनी को बाद में एहसास हुआ कि वो भी compete कर सकता है ब्रिटेन और फ्रांस के साथ। लेकिन जब तक जर्मनी इस फील्ड में आता, तब तक मोस्टली कंट्रीज वो फ्रांस और ब्रिटेन के अंडर में आ चुकी थी, राइट। तो इस वजह से भी यहाँ पे एक इशू क्रिएट हुआ इनके बीच में। तो फ्रांस और ब्रिटेन हालांकि आपस में लड़ते रहते थे, लेकिन कॉलोनियल कंट्रोल को लेकर उनके बीच में एक ठीक ठाक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई थी, राइट। फिर जर्मनी का एक शिप था इंटरप्रेटर, उसने कुछ अटैक वगैरह किया ब्रिटेन और फ्रांस के शिप्स के ऊपर। वो सब चीज़ें यहाँ पे हुई। फिर बर्लिन से बगदाद के बीच में एक रेलवे लाइन भी चलाई गई। तो बेसिकली जर्मनी वाज एक्चुअली ट्राइंग टू ऑक्यूपाई सम न्यू टेरिटरीज इवन इन अफ्रीका ऑल्सो, साउथ अमेरिका ऑल्सो। तो ये एक इशू इनके बीच में था, क्योंकि फ्रांस और जर्मनी नहीं चाहते, फ्रांस और ब्रिटेन नहीं चाहते थे कि जर्मनी उनकी टेरिटरीज के अंदर इंटरफेयर करे। अल्टरनेशनलिज्म की भावना उन दिनों बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। प्रेस का आविष्कार हुआ, उसके बाद प्रेस बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो गई, मीडिया वगैरह वो सब चला। तो लैंग्वेज बेस्ड नेशनलिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ गया, है ना। जैसे रशिया के अंदर पोलैंड में, सर्बिया में, बुल्गारिया में, ग्रीक में, तो इन्होंने कहा कि भाई जब हम लोग एक ही लैंग्वेज बोलने वाले हैं, कि कल्चर फॉलो करने वाले हैं, तो हमारी कंट्री भी एक ही होनी चाहिए। तो एक नेशनलिज्म की भावना बहुत ज़्यादा बढ़ी, और जर्मन के अंदर ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली जो है वो हुआ। तो ये भी एक फीलिंग था लोगों के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग। फिर उसके बाद कुछ कुछ अलायंस बनना शुरू हो गई थी इनडायरेक्टली पर्दे के पीछे। जैसे 1980-82 के अंदर जो है ट्रिपल अलायंस इसको बोलते हैं, सेंट्रल जर्मनी का, इटली का, ऑस्ट्रिया हंगरी का बना। और एक और अलायंस बना 1907 में, उसे जो है ट्रिपल एंटार्ट कहते हैं, ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया के बीच में बना। तो ये बेसिकली पर्दे के पीछे अपने अपनी टीम बना रहे थे। ये टीम काफी समय से बन रही थी, और इंटरनेशनल अनार्की भी थी। ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में सीक्रेट अग्रीमेंट्स हो रहे थे। सीक्रेट अग्रीमेंट में डिसाइड किया गया कि भाई जो ब्रिटेन है वो इजिप्ट को कंट्रोल करेगा, और जो फ्रांस है वो मोरक्को को कंट्रोल करेगा। ये अपने आप ही टेरिटरी बांट रहे हैं, जैसे वो इनकी, मतलब जैसे हम लोग तो सख्त भाषा में बोले, जैसे इनके बाप की प्रॉपर्टी हो, बांट रहे हैं।
ये देश तेरा, ये देश मेरा, ये तुम मजे ले लो इसको 50 साल के लिए, बाद में मुझे दे देना, वो सब चल रहा है ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में। जर्मनी खड़े हुए देख रहा है, जर्मनी ने कहा भाई ये तो गलत बात है, हमें भी कुछ ना कुछ दो। राइट। तो वो सब कुछ हुआ उनके बीच में, तो इश्यूज बहुत सारे चल रहे थे। और उन्हीं दिनों जो है बाल्कन वॉर्स भी चल रहे थे, सर्बिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, ग्रीस वगैरह के बीच में। वो सब चल रहे थे। और ये सब शुरुआत में देवर अंडर द कंट्रोल ऑफ ओटोमन एम्पायर, टर्की। और टर्की फिर डिफीट हुआ, एक फर्स्ट बाल्कन वॉर हुआ टर्की के साथ इनका। तो काफ़ी ज़्यादा इश्यूज बेसिकली उस समय चल रहे थे। और लेकिन फिर ये बाद में जब फर्डिनेंड का जब इसको इसको असैसिनेट किया गया, तो वो जो चिंगारी थी बेसिकली वो एकदम से आग का रूप उसने पकड़ लिया। तो आग में घी डालने का काम वो फर्डिनेंड की डेथ के बाद ही हुआ है। वो सब कई साल तक चलता रहा, टेरिटरीज चेंज हो गई। तो कंसिक्वेंस क्या हुआ इस वॉर का, वो सोचने वाली बात है। जर्मनी एंड द ग्रेट ब्रिटेन स्पेंट 60% ऑफ द मनी दे इकोनॉमी प्रोड्यूस्ड। और पैसा तो खर्चा होता ही है। जर्मनी और ग्रेट ब्रिटेन के पास चाहे दुनिया भर की कॉलोनी हो, लेकिन उनका जो पूरा ट्रेजरी था वो खाली हो गया। और जब ट्रेजरी खाली हुआ तो वॉर के बाद क्या करेंगे, मनी प्रिंट करेंगे, क्योंकि पैसा आपका खत्म हो गया है। तो सब कंट्रीज ने दबा के एकदम पैसा प्रिंट करना शुरू कर दिया, खासकर जर्मनी जैसी कंट्री ने। अब आपको पता है कि जब प्रिंट पैसा किया जाता है तो इन्फ्लेशन आती है, और जब इन्फ्लेशन आती है तो आपकी इकोनॉमी डूब जाती है। तो जिस इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए पैसा प्रिंट किया जाता है, वही प्रिंटिंग मनी उस इकोनॉमी को डुबो देती है। और ऐसा वहां पे भी हुआ। जर्मनी वगैरह में तो भयंकर इन्फ्लेशन आया, 500-600% से ऊपर चला गया था। जब वर्ल्ड वॉर 1 एंड हुआ, ठीक है, तो इससे मोनार्कीज एंड हो गई। कई कंट्रीज में डेमोक्रेसी जो है आई। तो जैसे जार थे जो निकोलस रशिया के, वो उनका रूल खत्म हो गया। जर्मनी में जो है कैजर वीमन वो खत्म हो गया, एम्परर चार्ल्स ऑफ ऑस्ट्रिया खत्म हो गए। ऑटोमन एम्पायर के अंदर जो सल्तनत थी वो खत्म हो गई। तो वहाँ पे भी डेमोक्रेसी आई। और आपको याद हो तो खिलाफत मूवमेंट इंडिया में उस समय चल रही थी, है ना, क्योंकि जो टर्की के जो खलीफा थे उनको खत्म कर दिया गया था, सोफिस को। उनकी जगह पे नया डेमोक्रेटिक वैल्यूज आ गई थी, तो इंडिया में खिलाफत मूवमेंट चल रही थी उसको लेके। तो ये मोनार्कीज जो है उस समय यहाँ पे खत्म हुई। कई नई सारी कंट्रीज बनी, ऑस्ट्रिया बना, हंगरी बना, कई अलग अलग कंट्रियाँ जो है वो बना दी गई। रशिया और जर्मनी ने जिसने पोलैंड के ऊपर अटैक किया था, पोलैंड की जमीन को उन्होंने छोड़ दिया, पोलैंड एक सेपरेट कंट्री बन गया। वो सब चीज़ यहाँ पे चल रही थी। जो मिडल ईस्ट की अगर हम लोग बात करें, क्योंकि ओटोमन एम्पायर तो अलग था ना, ओटोमन एम्पायर वाज एक्चुअली फाइटिंग अगेंस्ट फ्रांस एंड ब्रिटेन। तो जब ओटोमन एम्पायर टूट गया, है ना, बचा कुचा जो है टर्की रह गया, तो इसमें से जो है बुल्गारिया, अल्बेनिया वगैरह का सब अलग अलग निकल गए। तो ब्रिटेन ने मिडल ईस्ट को पूरी तरह से कंट्रोल किया। और जब हम लोग बात करते हैं आज के समय पैलेस्टाइन की बात करते हैं, तो पैलेस्टाइन वाज आल्सो अंडर कंट्रोल ऑफ ब्रिटेन। और 1941 के बाद से फिर 1971 में जो है वो बेल्फोर डिक्लेरेशन आया, जब ब्रिटेन ने कहा कि हम लोग ज्यूज को एक होमलैंड दे सकते हैं। राइट। तो ये सब उस समय पूरी दुनिया में भर भर के चल रहा था, यूरोप के अंदर बहुत खास। बर्थ रेट डिक्लाइन हो गया, सीधी सी बात है। मिलियंस ऑफ ये जो यंग मैन थे उनकी डेथ हो गई, है ना, कुछ लोग घायल हो गए, ट्रोमा में चले गए। तो बहुत सारे ऑर्फन्स, विडोज थी देश दुनिया भर में। तो बर्थ रेट अचानक से काफी ज्यादा डिक्लाइन हो गया था। यहाँ पे मतलब अच्छी बात ये कह सकते हैं कि क्योंकि जो मर्द थे, मेन थे, देवर ऑन द बैटल फील्ड, वहां पे जो वो मर रहे थे, तो पीछे से हमें लेबर की रिक्वायरमेंट थी, वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट थी। तो पहली बार वीमेन को जो है वो वर्क फोर्स के अंदर उस तरह से एंट्री मिली। उससे पहले तो देवर मोस्टली हाउस वाइफ्स, क्योंकि उनको काम की जरूरत थी। तो नर्सिस, हॉस्पिटल्स वगैरह में, हर डिपार्टमेंट में मशीनें वगैरह जहाँ बनाई जाती हैं, तो महिलाओं को एंट्री मिला। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद पूरी दुनिया में अगर आप देखोगे, तो महिलाओं के अधिकारों को लेके प्रोटेस्ट भी हुए, बहुत सारी कंट्रीज ने महिलाओं को अधिकार दिए भी अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। और अगर आप याद करो, इंडिया में वही 1919 का दौर है, मोन्टेंग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जिसको आप लोग कहते हैं, उसमें भी कुछ महिलाओं को वोटिंग का अधिकार देना शुरू कर दिया गया था। तो ये पूरी दुनिया में इसका इम्पैक्ट नजर आता है वीमेन राइट्स के रिगार्डिंग। फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर ये बहुत ज़्यादा इंटेंस हुआ। तो आज के समय में तो देखते हैं लगभग लगभग हम लोग ठीक ठाक ही काम कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ वीमेन। तो फिर बाद में जो है ट्रीटी ऑफ वर्साइल हुई। ट्रीटी ऑफ वर्साइल जब साइन किया गया, तो फिर फाइनली वर्ल्ड वॉर ऑफिशियली एंड हो गया। तो फ्रांस
एक एरिया है फ्रांस और जर्मनी के बीच में जिसे जो है एलिस और लोरेन कहते हैं। काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल एरिया है, इंडस्ट्रियलाइज्ड है एरिया है। इसको लेके फ्रांस और जर्मनी के बीच में कई सारी लड़ाइयाँ हुई हैं पास्ट में, लेकिन इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ये फ्रांस को मिल गया। आज भी ये फ्रांस के पास ही है। उसके अलावा जो एपन एंड मेलमेंडी, ठीक है, ये बेल्जियम को दे दिया गया। कई सारी कंट्रीज जैसे पोलैंड वगैरह को कुछ हिस्सा दे दिया गया। तो इस तरह से उन्होंने मिल बांट के पूरे यूरोप को बेसिकली तहस नहस कर दिया। कई नई कंट्रियां बना दी, ठीक है। और कुछ ब्रिटेन को दे दिया, कुछ जर्मनी को फ्रांस को दे दिया, एंड ऑल दैट, वो सब कुछ यहाँ पे किया गया। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये हुई कि जर्मनी को कंट्रोल किया गया कि फ्यूचर में जर्मनी ऐसा कुछ ना करे। उसके लिए उन्होंने क्या किया, जर्मनी की जो आर्मी है उसको 100,000 ट्रुप्स तक लिमिटेड कर दिया कि भैया आप इससे ज़्यादा सैनिक नहीं रख सकते। उसके अलावा उसके पास कितने टैंक होने चाहिए, एयरक्राफ्ट होने चाहिए, वो सब भी उन्होंने लिमिट कर दिया। इसका बेसिकली एक रीज़न यही था कि फ्यूचर में आप कुछ ऐसा एडवेंचर ना कर सको। राइनलैंड जो रीजन है बिटवीन फ्रांस एंड जर्मनी, उसको डीमिलिटरलाइज कर दिया गया, क्योंकि शुरुआत कहीं ना कहीं यहीं से हुई थी। क्योंकि राइन जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा मिनरल रिच एरिया है, ठीक है, आज भी बहुत मिनरल रिच एरिया है वो। तो उसको लेकर लड़ाइयाँ इनके बीच में हुआ करती थी। और फिर ऑब्वियसली बात है, जब खर्चा इतना होगा तो उसका कंपनसेशन भी लिया जाएगा। तो ये जो लॉस एंड डैमेज की आज हम लोग क्लाइमेट की बात करते हैं, ये लॉस एंड डैमेज उस समय भी बात हुई थी। तो जो सारा पैसा है बेसिकली वो जर्मनी, हंगरी, ऑस्ट्रिया, इनके ऊपर डाल दिया गया। मेजरली जर्मनी के ऊपर, क्योंकि वही सबसे बड़ा प्लेयर यहाँ पे था। तो और उसको लेके ही बाद में फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर की नींव पड़ गई। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल थी, इसी से सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जो है फाउंडेशन स्टार्ट हो गई थी। क्योंकि ये ट्रीटी इतनी हार्श थी, जर्मनी फेल्ट वेरी ह्यूमिलेटेड, है ना। इतना पैसा भी देना पड़ा, बेइज्जती भी हुआ। और जर्मन लोगों का प्राइड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। जर्मन पीपल अपने आप को बहुत सुपीरियर मानते हैं इस कॉन्टेक्स्ट में, राइट। और फिर बाद में वो जो सेंटिमेंट्स थे, एडोल्फ एडोल्फ हिटलर ने उन सेंटिमेंट्स को एक्सपोज किया, उनका यूज किया, और बाद में सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हुआ। तो ये सब चीजें हुई हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इंडिया का यहाँ पे क्या रोल रहा बेसिकली, 100 मिलियन से ज्यादा जो ट्रूप्स हैं जो ब्रिटिश आर्मी में थे वो इंडिया से गए। और इंडिया ने, इजिप्ट मान लीजिए, टर्की, हर जगह पे इंडियन आर्मी आ गई। और बहुत सारे बड़े बड़े जनरल्स थे जो ब्रिटेन के, फ्रांस के, उन्होंने कहा, ब्रिटेन ने स्पेशली, कि अगर इंडियन सोल्जर्स ना होते तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर किसी भी हालत में नहीं जीता जा सकता था। ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन ट्रुप्स की वजह से हुआ है। तो बहुत कंट्रीब्यूट किया गया। अ, बहुत सारे सैनिक वहां पे गए। 100 मिलियन ब्रिटिश पाउंड इंडियन, जो ब्रिटिश इंडिया है उसने ब्रिटेन को दिए, अनाज दिया, सैनिक दिए, बहुत कुछ हुआ है उस केस में। और वही केस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी हुआ। तो ये सब चीजें चली। दैट वाज द होल थिंग। थोड़ा आगे बढ़े, प्रेसिडेंट्स एड्रेस। तो जब इलेक्शन होता है, जनरल इलेक्शन, तो उसके बाद जो पहली जॉइंट सिटिंग होती है तो प्रेसिडेंट उसको एड्रेस करते हैं, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स प्रेसिडेंट द पावर टू एड्रेस ईदर हाउस और द जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। सेपरेट हाउस को भी कर सकती है और जॉइंट सिटिंग को भी कर सकती है। ऐसा कोई सेट फॉर्मेट नहीं है कि प्रेसिडेंट की स्पीच क्या होगी, ठीक है। तो बेसिकली उनको जब वो प्रेसिडेंट, वो पार्लियामेंट को समन करती हैं तो सब लोग आते हैं, प्रेसिडेंट साहब वहाँ पे जाती हैं। और गवर्नमेंट का जनरली जो एजेंडा है, उनकी इंटेंशन है, वो वहाँ पे उस स्पीच में जनरली बताई जाती है। तो हमारा जो आर्टिकल 87 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो दो तरह की ओकेजन की बात करता है जब प्रेसिडेंट जॉइंट सिटिंग को एड्रेस कर सकती है। सबसे पहला तो ये होता है कि जो जनरल इलेक्शन होते हैं उसके बाद जो पहली फर्स्ट सेशन होता है वो प्रेसिडेंट करेंगी। उसके अलावा हर साल पार्लियामेंट का जो पहला सेशन होता है, पहली सिटिंग होती है, उसको एड्रेस करेंगी। ये दो कंडीशन जो है वो की जाती है। द सेशन ऑफ अ न्यू और द कंटिन्यू लेजिस्लेशन कैन नॉट बिगिन विदाउट द फुलफिलमेंट ऑफ दिस रिक्वायरमेंट। तो ये बहुत जरूरी है, इसके बिना आप शुरुआत नहीं कर सकते, ठीक है। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया था तो वो एक्चुअली दोनों हाउसेस को अलग अलग एड्रेस करते थे, राज्यसभा को भी, लोकसभा को भी। लेकिन जो 1951 के अंदर हम लोगों ने फर्स्ट अमेंडमेंट किया, उसमें इसको थोड़ा चेंज कर दिया गया, ठीक है। और अब वो क्या क्या करते हैं, हर साल पहली मीटिंग को एड्रेस करते हैं, ठीक है। तो प्रेसिडेंट एड्रेस वंस इन अ ईयर होता है, वंस इन ईयर होता है। उसके अलावा जॉइंट सिटिंग पार्लियामेंट का जो है हमारा आर्टिकल कहता है 1808, द जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट इज कॉल्ड बाय द प्रेसिडेंट अंडर द आर्टिकल 108, ठीक है।
तो किस किस कंडीशन में जॉइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है एज पर आर्टिकल 108, तो ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही लिखा गया है। एक तो यहाँ पे बिल होता है, सिंपल सी बात है, क्योंकि बिल लोकसभा राज्यसभा दोनों के द्वारा ही पास किया जाता है। लेकिन अगर मान लो लोकसभा से वो पास हो गया, राज्यसभा ने उसको रिजेक्ट कर दिया, उस केस में जॉइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है। जॉइंट सिटिंग में दोनों मेंबर आएंगे, वो वोटिंग करेंगे और फिर बिल को पास कर देंगे। ये एक आप जो है उसको कर सकते हो। दूसरा, द हाउसेस हैव फाइनली डिसएग्रीड एज टू अमेंडमेंट टू द मेड इन द बिल। ठीक है, अब जैसे मान लो लोकसभा के अंदर बिल आया है, पास भी हो गया, अब वो जाएगा राज्यसभा में। राज्यसभा बिल को रिजेक्ट तो नहीं कर रही है, लेकिन राज्यसभा ने उस बिल के अंदर कुछ अमेंडमेंट सजेस्ट किए हैं लोकसभा को कि भाई आप ये कर दीजिए, हम पास कर देंगे। लेकिन अगर वो सजेशंस रिजेक्ट कर दिए जाते हैं तो उस केस में भी जॉइंट सिटिंग हो सकती है। ठीक है, और जैसे मान लो लोकसभा के अंदर बिल पास हो गया, राज्यसभा में चला गया, लेकिन राज्यसभा ने उस बिल को 6 महीने तक टच ही नहीं किया, ये 6 महीने पास हो गए, कुछ हुआ ही नहीं, उस केस में भी जॉइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है। क्योंकि 6 महीने तक अगर राज्यसभा कुछ नहीं करता है तो जनरली उसको एक तरह से लैप्स माना जाता है, उसको बिल को रिजेक्ट मान लिया जाता है, तो फिर आप आराम से उसको जाके जॉइंट सिटिंग कर सकते हो। लेकिन यस, कुछ ऐसे स्पेशल केस भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं जब जॉइंट सिटिंग नहीं हो सकती, अलाउड ही नहीं है, जैसे मनी बिल के केस में। क्योंकि मनी बिल जो है वो लोकसभा का खेल होता है भैया, लोकसभा का ही प्राइम इसमें इंपॉर्टेंट रोल होता है, राज्यसभा इसमें कुछ कर नहीं सकती। ज्यादा से ज्यादा राज्यसभा क्या कर सकती है, उसको 14 डेज के लिए थोड़ा डिले कर सकती है। क्योंकि यहाँ पे राज्यसभा का रोल ही नहीं है तो जॉइंट सिटिंग बुला के फायदा ही क्या है, इसलिए यहाँ पे कोई जॉइंट सिटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल ऑल्सो, ठीक है, यहाँ पे जॉइंट सिटिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है एज पर आवर आर्टिकल 368। ठीक है, देखिए अगर जॉइंट सिटिंग से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते तो जो सरकार पावर में है वो हमेशा जॉइंट सिटिंग बुला लेती, क्योंकि जॉइंट सिटिंग में तो उनके नंबर ही ज्यादा होते हैं, तो ऐसे तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते ही रहते देश में। लेकिन प्रावधान ये है कि भैया जॉइंट सिटिंग आप नहीं कर सकते। अब जब जॉइंट सिटिंग होती है तो कौन उसको प्रिजाइड करते हैं, है ना, क्लास का मॉनिटर कौन होता है, स्पीकर होंगे, अगर वो नहीं है तो डेप्यूटी स्पीकर होंगे, डेप्यूटी स्पीकर नहीं है तो फिर कौन होंगे, राइट। फिर अपने होते हैं डेप्यूटी चेयरपर्सन। ठीक है, जो चेयरपर्सन होते हैं राज्यसभा के वो होते हैं अपने वाइस प्रेसिडेंट। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट कभी भी जॉइंट सिटिंग को प्रिजाइड नहीं करेंगे, जो डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं बेसिकली वो उसको करते हैं। ठीक है, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे है प्रीलिम्स के परस्पेक्टिव से, थोड़ा आपने इसको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। उत्तराखंड गवर्नमेंट टू स्टडी रिस्क पोस्ड बाय द 13 ग्लेशियल लेक्स ड्यूरिंग द मॉनसून। तो हमेशा आपने देखा ही होगा मानसून जब आता है तो उत्तराखंड में स्पेशली और हिमाचल में भी बहुत सारी जो है वो लेक्स के अंदर एक्सट्रीम फ्लड आ जाता है। लेक्स में जब फ्लड आता है तो वहाँ की रिवर्स में भी फ्लड आता है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा डैमेज होता है, एंड इट समटाइम्स लीड्स टू द नेचुरल कैलामिटी, नेचुरल डिजास्टर ऑल्सो। अब सवाल यह है कि पहले तो ये समझना जरूरी है कि ग्लेशियर लेक होता क्या है। नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो लेक्स ग्लेशियर के वाटर के मेल्ट होने से बनती हैं वो ग्लेशियर लेक होती है। अब आप इस डायग्राम को देख सकते हैं, ये ग्लेशियर है, आप ऊपर देखें जरा। ठीक है, अब ग्लेशियर इज क्या होता है, ग्लेशियर इज नथिंग बट अ फ्रोजन रिवर होती है। और ग्लेशियर हमेशा स्लोप के ऊपर होता है, तो स्लोप में ग्रेविटी की वजह से वो हमेशा धीरे 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 नीचे आता रहता है। उसके अलावा जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है ना, तब वो थोड़ा सा मेल्ट हो जाता है। तो ये जब ग्लेशियर मेल्ट होना शुरू होता है तो ये नीचे जो ग्राउंड पे एक लेक डेवलप हो जाती है। ठीक है, बेसिकली इसको ही ग्लेशियर लेक कहते हैं। तो ये ग्लेशियर है, तो ये आपकी बन गई एक लेक, और इसे हम लोग कहते हैं ग्लेशियर लेक। ठीक है, मोरेन डैम लेक बोलते हैं। मोरेन का मतलब क्या होता है, कुछ सेडिमेंट्स जो ग्लेशियर ऊपर से लेके आता है उसे मोरेन बोलते हैं। और ये देखिए जरा, यहाँ पे एक बैरियर सा लगा हुआ है। ठीक है, इसे मोरेन डैम कहते हैं। मोरेन मैंने बता दिया आपको, सेडिमेंट्स होते हैं जो कि ग्लेशियर लेके आता है। तो ये डैम बना हुआ है, जैसे हमारी रिवर होती है, रिवर के दोनों साइड में एम्बैकमेंट्स होती हैं, लेवीज होती हैं, इस तरह से बीच में रिवर चलती है। उसी तरह से यहाँ पे भी एक बैरियर सा बना होता है, लेकिन ये बहुत फ्रजाइल होता है, बहुत स्ट्रोंग नहीं होता है। अब ये क्योंकि इंसान ने तो बनाया नहीं है, तो ये कंक्रीट डैम नहीं है, ये बहुत फ्रजाइल होता है। और जब भी ये लेक ओवरफ्लो होती है ये डैम टूट जाता है, या फिर अपने ग्लेशियर में से कोई बहुत बड़ा टुकड़ा टूट गया और यहाँ पे गिर गया,
तभी ये ओवरफ्लो हो जाता है ना। बहुत बड़ा पत्थर यहाँ पे गिर गया, लैंडस्लाइड हो गया। तो बहुत सारे रीजन की वजह से जो मोरेन डैम है ये ब्रीच हो जाता है। और जब ये ब्रीच होता है ना, यहाँ से जो रिवर निकल रही होती है उसका वाटर लेवल अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये लेक है, जैसे जैसे ही ये लेक का ब्रीच होगा, रिवर के अंदर वाटर एक्सपेंशनली बहुत ज्यादा बढ़ जाता है अचानक से, और उस रिवर के अंदर आ जाता है फ्लड। इसे ही बोलते हैं ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड। ठीक है, इतना आपको समझना चाहिए। तो मैंने आपको पूरा बता दिया वैसे क्या होता है ये। तो कई बार जब डैम फेलियर हो जाता है, अब्रप्ट रिलीज ऑफ वाटर होता है, और मॉनसून के दौरान ये बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वाटर आ जाता है, या लैंडस्लाइड हो गया, अर्थक्वेक आ गया, एवलांच आ गया, उन सब की वजह से ये यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। इसको कैसे रिड्यूस किया जा सकता है? तो सबसे बड़ी बात है, जब भी कोई डिजास्टर की बात करते हैं, कैलामिटी की बात करते हैं, सबसे पहला काम होता है मैपिंग करना। कि पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि कहाँ पे डेंजर है। पहले आइडेंटिफाई करेंगे तभी तो सॉल्यूशन करेंगे। तो आइडेंटिफाइंग एंड मैपिंग सबसे पहला काम होता है। पर प्रॉब्लम यह है कि उत्तराखंड में देयर कैन बी थाउजेंड्स ऑफ सच ग्लेशियर लेक्स, और वो बहुत ज्यादा हाई ऑल्टीट्यूड पे होती है। तो आप जाके वहां प्रॉपर सर्वे तो कर नहीं सकते हर लेक का, वो तो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो टेरिटरी इतनी ऊपर जाके है कि आप उसको पहुंच ही नहीं पाओगे। सैटेलाइट्स भी यहाँ पे कुछ ज्यादा हेल्प नहीं करते, क्योंकि इस तरह के स्पेसिफिक सैटेलाइट हमारे पास है नहीं। बहुत ही कम सैटेलाइट इंडिया के हैं वो जो ज्यादातर दूसरे काम करते हैं, ये काम बहुत कम किया जाता है। तो फील्ड ऑब्जर्वेशन जरूरी है, मैपिंग आप उसको प्रॉपर तरीके से करिए। एक स्पेशल तरह के जो रडार होते हैं, सिंथेटिक अपर्चर रडार इमेजरी, जो कि बहुत कम है हमारे पास। इसी वजह से हमारे पास एग्जैक्टली प्रिसाइज जो है लोकेशन है भी नहीं। अमेरिका के पास बहुत सारे सिंथेटिक अपर्चर रडार इमेजरी है। इसलिए अगर आप देखेंगे, जो रॉकीज माउंटेन है, वहाँ पे जितनी भी ग्लेशियर लेक हैं लगभग सभी का उन्होंने मैपिंग कर लिया है, और बहुत ही कम केसेस आपको अमेरिका में देखने को मिलेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, क्योंकि इंडिया में क्या है ना, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। तो बहुत बार ये जो ग्लेशियर लेक के आसपास के एरियाज होते हैं, यहाँ पे बहुत सारी पॉपुलेशंस भी होती हैं, है ना। गांव वगैरह बने रहते हैं, छोटे छोटे सिटीज होते हैं। क्योंकि ऐसा तो नहीं कि ग्लेशियर लेक एक ही दिन में बनी है। ग्लेशियर लेक्स हजारों साल से वहाँ पे एग्जिस्ट कर रही हैं, और ये भी नहीं पता कब टूटेंगी। क्या पता वो अगले 500 साल तक भी ना टूटे, क्या पता वो आज ही टूट जाए। रिस्क तो हमेशा रहता ही है। तो इन लेक्स के आसपास ना पॉपुलेशन डेवलप हो जाती है, और जब फ्लड आता है तो सबसे ज्यादा डैमेज यहाँ पे होता है। तो ये कुछ कुछ इश्यूज हैं, तो थोड़ा सा हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। खासकर पॉपुलेशन वाले एरियाज को तो हम वहाँ से जो है इवैक्यूएट कर ही सकते हैं, है ना। वो सब करना भी चाहिए। एनीवेज, अ प्लेबुक टू हैंडल द जेस्टेशनल डायबिटीज बेटर, तो ये एक्चुअली फैक्चुअल आर्टिकल है, इसमें कुछ करवाने वाला है नहीं। तो जेस्टेशनल डायबिटीज के बारे में आज इन्होंने बात किया है। तो ये एक स्पेशल तरह का डायबिटीज होता है, जो कि बेसिकली प्रेगनेंसी के दौरान और हो सकता है, और चाइल्ड बर्थ के आफ बाद में भी हो सकता है। इसमें सिंपली क्या होता है, जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान इश्यूज अलग होते हैं, बाद में अलग होते हैं, तो वो एक रीज़न इसका माना जाता है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, हार्मोनल चेंजेस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी कैन मेक द बॉडी सेल्स लेस रिस्पॉन्सिव टू इंसुलिन। ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान वो कम रिस्पॉन्सिव होते हैं, लेकिन जैसे ही चाइल्ड बर्थ होता है तो ये एकदम से बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्ड यहाँ पे हो जाता है। और इसकी वजह से होता है क्या, हमारा जो पैंक्रियाज होता है हमारी बॉडी में, जो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, वो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाता। ये एक इश्यूज यहाँ पे हो सकता है, जिसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज जो जनरली यहाँ पे होते हैं। ठीक है, इंक्रीज थर्स्ट, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, फटीग, ब्लड विजन। ठीक है, ये सब जो है वो देखने को मिलता है। तो कई तरह के टेस्ट करवाए जाते हैं, जैसे ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट होता है ना, उसके बाद ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होता है, तो ये जो है करवाए जा सकते हैं। और बेसिकली क्या है ना, ये जैसे प्रेगनेंसी के दौरान फूड हैबिट्स अलग होती हैं, प्रेगनेंसी के बाद अलग होती हैं। प्रेगनेंसी के 1 साल के बाद फूड हैबिट्स हमारी चेंज हो जाती है अचानक से, एकदम से। तो ये जो लाइफस्टाइल चेंजेस आते हैं, ये थोड़ा अगर हम लोग कंट्रोल करें, राइट, तो डाइट का ध्यान रखें, थोड़ा एक्सरसाइज करें प्रॉपरली, ठीक है, तो उससे ये ठीक हो सकता है। कोई बहुत ज़्यादा इशू है नहीं। लेकिन यस, इंडिया जैसी सोसाइटी में जैसे अवेयरनेस बहुत कम है, मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत कम है, तो ये काफ़ी फ्रिक्वेंटली देखने को मिलता है, और किसी किसी केस में काफ़ी डेंजरस भी हो सकता है अगर इसको प्रॉपरली एड्रेस ना किया जाए। जो इवन छोटा बेबी होता है उसको भी टाइप 2 जो है डायबिटीज़ या ओबेसिटी होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि आपका बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा ग्लूकोज की फ्लक्चुएशन करता है, शुगर की फ्लक्चुएशन करता है, उस वजह से हो सकता है। चलिए थोड़ा आगे बढ़े।
रेजी एंड द ईयर ओल्ड इशू ऑफ द क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। ठीक है, तो ये मैंने आपको दिया हुआ है यहाँ पे, आर्टिकल आप पढ़ ही सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा आपको डायरेक्टली यहीं से करवा देता हूँ, थोड़ा अच्छा लगता है। तो बेसिकली विवेक काटजू जी एक रिटायर्ड आईएफएस ऑफिसर हैं, तो बहुत एक्सपीरियंस रहा इनको इस फील्ड में इतने सालों से। तो इनकी जो एक्सपर्टीज़ है वो क्या कहती है इंडिया पाकिस्तान के इशू के बारे में, तो डेफिनेटली हमारे लिए एक बहुत ही वैल्यूएबल इनपुट हो सकता है। तो रेजी के अंदर भी एक अनफॉर्चुनेटली अटैक हुआ, जहाँ पे जो है वैष्णो देवी कुछ पिलग्रिमेज की बस जा रही थी, उस बस के ऊपर अटैक हुआ, उसमें 9 लोगों की डेथ होगी अनफॉर्चुनेटली। राइट, और हालांकि उसके बाद में जो टेररिस्ट थे उनको ट्रैक डाउन कर लिया गया। उनमें से एक टेररिस्ट जो है वो एक बिल्डिंग के पास पहुंच गया था। वो तो भला हो आईटीबीपी के सोल्जर्स का कि उसको न्यूट्रलाइज कर दिया गया, उसको मार दिया गया। अगर ये बिल्डिंग में पहुंच जाता तो डेफिनेटली एक हॉस्टेज सिचुएशन यहाँ पे हो जाती, कई लोगों को हॉस्टेज लिया जा सकता था, जैसे मुंबई अटैक के अंदर हुआ। और फिर यहाँ पे नेगोशिएशन होती, तो कितना अजीब लगता है, एक तरफ से जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब ओथ ले रहे हैं, पार्लियामेंट बन रही है, दूसरी तरफ से वहाँ पे हॉस्टेज सिचुएशन चल रही है, और शायद यही एक पैनिक क्रिएट करने की भी कोशिश इसके अंदर की जा रही थी। राइट, लेकिन रेजी अटैक से थोड़ा पहले भी अगर देखा जाए और रेजी अटैक के थोड़ा बाद में भी देखा जाए, तो पिछले 5-6 महीने में JNK के अंदर बेसिकली ये अटैक थोड़े बढ़े हैं, इंक्रीज हुए हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं एक जो डिस्टरबेंस का माहौल बनाने की बात चल रही थी आर्टिकल 370 के हटने के बाद भी, ठीक है, वो सब चीज़ें हुई, तो लगभग 35 ईयर्स हो गए हैं इंडिया को, हम लोग टेररिज्म से जूझ रहे हैं जो कि पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड है। तो हाउ फार हैज द कंट्री सक्सीडेड इन डीलिंग विद द ग्रेव प्रॉब्लम, कब कितना सक्सेसफुल हम लोग रहे, क्या हमारी टेक्निक रही है, ठीक है, वो सब यहाँ पे है। अब जैसे जब आप लोग अफगानिस्तान की बात करते हैं, तो अफगानिस्तान में जो अफगान जो जिहाद है वो सक्सेसफुल हुआ, अमेरिका उसको छोड़ के भाग गया। तो कहीं ना कहीं जब एक सुपर पावर डिफीट होती है तो बहुत सारे लोगों का मोराल बहुत हाई हो जाता है कि भाई जब इसको डिफीट किया जा सकता है तो कुछ भी किया जा सकता है। तो ये एक थॉट प्रोसेस थी जिसकी वजह से इंडिया को प्रेशराइज करने की कोशिश की गई, और टेररिस्ट ग्रुप्स को ऐसा लगा, पाकिस्तान में कुछ बैठे हुए लोग हैं उनको ऐसा लगा, अगर हम लोग JNK के अंदर माइनॉरिटीज के ऊपर अटैक करेंगे, प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज के ऊपर अटैक करेंगे, तो शायद पूरे जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो गुट खड़े होंगे और वो सब होगा। और यही पॉलिसी वो आज से नहीं 1990 से अपना रहा है। और हमेशा जब भी नेगोशिएशन की बात आती है तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट हो या आर्मी हो हमेशा कश्मीर इशू की बात करती है। ये लेट 90s और अर्ली 1990 से शुरू हुआ था, उससे पहले ये इतना कुछ खास था नहीं। नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो दोनों ही जब प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने हमेशा ये जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाया। इवन जब मिसिज भुट्टो चीफ मिनिस्टर थी, सॉरी प्राइम मिनिस्टर थी, तो उन्होंने इंडिया के साथ कभी डायलॉग किया ही नहीं JNK इशू को लेके। फिर नवाज शरीफ बने, 1997 में प्राइम मिनिस्टर बने, इन्होंने भुट्टो की पॉलिसी को चेंज किया और थोड़ा सा इंडिया के साथ एंगेजमेंट करने की कोशिश की। लेकिन इनके भी जो एंगेजमेंट थी, उनके सेंटर में प्रायोरिटी में इशू बेसिकली कश्मीर का ही था। लेकिन इंडिया चाहता था कि जो पाकिस्तान का अंदर जो इंडिया के अंदर जो टेररिज्म है पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड, वो एक अलग इशू हो। लेकिन नवाज शरीफ चाहते थे नहीं नहीं, ये सारे इश्यूज के साथ डिस्कस किया जाए। तो वो सब चीज़ें हो रही थी, लेकिन यस लेट 1980s तक वहाँ पे इंसर्जेंसी सेपरेटिज्म था नहीं। जब 1989 के अंदर इलेक्शन हुआ पहली बार JNK के अंदर ये इश्यूज क्रिएट हुए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उन इलेक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा धांधली फ्रॉड हुआ था। तो उस समय पाकिस्तान को ये लगा कि अब सही मौका है और इस पूरे एरिया को डिस्टर्ब किया जाए, तो वो शुरुआत उस समय वहाँ पे हुई। और तब से लेके वो शुरुआत जो है अनफॉर्चुनेटली आज तक जारी है। बीच में और भी बहुत सारे इश्यूज हमारे बीच में होते रहे। जब 1971 का वॉर हुआ, जब बांग्लादेश जो एक अलग कंट्री बन गया, उसके बाद जो है शिमला अग्रीमेंट 1970s में हम लोगों ने किया। और इसके अंदर भी जो है इंडिया चाहता था कि जो है वो इस रिलेशन हमारे बीच में ठीक ठाक बने। और लेकिन इशू यहाँ पे ये हुआ कि पाकिस्तान अब आर्मी के थ्रू डायरेक्ट इंटरफेयर नहीं कर रहा था, वो नॉन स्टेट एक्टर्स का जो है बेनिफिट ले रहा था। नॉन स्टेट एक्टर मतलब टेररिस्ट ग्रुप्स का उन्होंने सहारा लेना शुरू किया। लेकिन उसके बावजूद भी JNK के अंदर जो है वो ठीक ठाक माहौल था लेट 1980s तक। फिर वो बिगड़ा वहाँ पे लेट 1980s में, उस समय फिर वहाँ से कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ वो सारी चीज़ें चल रही थी।
और फिर 1998 1999 के अंदर इंडिया ने मुद्दा उठाया टेररिज्म का और काउंटर नारकोटिक्स का, क्योंकि बहुत सारी ड्रग्स वहां से आ रही थी। और लेकिन बाद में फिर जो है सीधा सीधा कारगिल वॉर हो गया, और कारगिल वॉर के बाद जो है चीज़ें काफ़ी ख़राब हो गई। तो 1998 से लेकर 2016 तक इंडिया में जो है 3 प्राइम मिनिस्टर आए, अटल बिहारी जी, मनमोहन सिंह जी और नरेंद्र मोदी। तीनों के जो इश्यूज हैं टैकल करने की जो टेक्निक है, तरीका है, वो अलग अलग नज़र आता है। लेकिन तीनों एक ही बात की बात करते हैं, कंपोजिट डायलॉग। ठीक है। तो जब पाकिस्तान के साथ डायलॉग किया जाता है तो इंडिया टेररिज्म को भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर मानता है, क्योंकि इंडिया इस चीज़ को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता है। The problem with the diplomatic approach was that the public opinion in India was for the military action after the unacceptable terrorist attack or the provocative and the acceptable Pakistani action. अब यहाँ पे पॉलिटिकल जो क्लास है उसका पॉइंट ऑफ व्यू कभी कभी कुछ और हो सकता है, और आम आदमी का पॉइंट ऑफ व्यू कभी कभी कुछ और हो सकता है। अब जैसे मान के चले 2008 में जो है मुंबई टेररिस्ट अटैक हुआ, आम इंडियन क्या चाहता था? हम तो यही चाहते थे पाकिस्तान के साथ सीधा 1 to 1 किया जाए, एक बार में हिसाब किताब बराबर कर लिया जाए। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। मुंबई अटैक के बाद भी जो है मनमोहन सिंह जी ने कहा कि नहीं, हम लोग डायरेक्ट एंगेजमेंट पे नहीं जाएंगे, क्योंकि उस समय पाकिस्तान ने ये बेसिकली प्रोमिस किया इंडिया को कि जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनके लिए पाकिस्तान में टेरिटरी का यूज नहीं करने देगा, ये उन्होंने कहा। तो इसलिए वो नहीं हो पाया। इवन जब पार्लियामेंट अटैक हुआ 2001 के अंदर, अब मान के सोच सोच के देखिए, अगर पार्लियामेंट अटैक सक्सेसफुल होता तो दुनिया के इतिहास में पहली बार ऐसा होता कि कुछ नॉन स्टेट अटैक्टर्स, कुछ टेररिस्ट ग्रुप्स ने किसी कंट्री के इतने पॉलिटिशियंस को मार दिया। कितने सारे पॉलिटिशियंस मारे जाते, हाईजैकिंग होती, और कितना कुछ हो सकता था। बहुत बड़ा इंसिडेंट था। कुछ लोगों का तो मानना है कि जो अगर पार्लियामेंट अटैक सक्सेसफुल होता तो ये मुंबई टेरर अटैक से भी बहुत ज़्यादा इंटेंस हो सकता था उस कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन 2001 के अंदर ये हुआ। उस समय पे भी जो है फोर्सेस को मोबिलाइज तो किया गया था, उस समय अटल बिहारी जी जो है वो प्राइम मिनिस्टर थे। फोर्सेस को मोबिलाइज कर दिया गया था, लेकिन फाइनल एक्शन नहीं लिया गया उसके बाद भी। फिर चीज़ें थोड़ा सा आगे आगे बढ़ती चली गई। 2016 में फिर यूरी टेररिस्ट अटैक हुआ, फिर हम लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक किया। पुलवामा अटैक हुआ, फिर हम लोगों ने बालाकोट एयर स्ट्राइक किया। तो यहाँ पे इंडिया की पॉलिसी थोड़ी सी चेंज हुई। अब हम लोग क्या करते हैं, अटैक के बाद रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, इवन अटैक से पहले भी हम लोग प्री एम्प्टिव स्टेप्स ले सकते हैं। अगर इंडिया को ऐसा लगता है कि जो सामने वाला है वो तैयारियां कर रहा है और उसकी जो तैयारी हैं वो इंडिया के अनएक्सेप्टेबल हैं, तभी हम लोग ये भी कर सकते हैं। तो ये पॉलिसी में थोड़ा सा बेसिकली यहाँ पे चेंज आया है। ठीक है। हालांकि कारगिल के बाद भी 2001 के पार्लियामेंट अटैक के बाद भी कुछ कुछ ऐसी एक्टिविटी हुई थी, लेकिन उस समय ये चीज़ें मीडिया में नहीं आया करती थी। आजकल तो हर चीज़ मीडिया में आ जाती है। लेकिन कुल मिला के बात यही है कि पाकिस्तान टेररिस्ट को अपनी एक पॉलिसी का पार्ट मानता मानता है। इवन पठानकोट एयरबेस के ऊपर भी अटैक हुआ 2016 के अंदर, तब भी सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई थी। यहाँ से एक बड़ा अजीब सा, एक जो सरकार का जो रिएक्शन था इस पे बड़ा अजीब रहा। 2016 में पाकिस्तानी टीम को बुलाया गया पठानकोट एयरबेस में, जिसके अंदर आईएसआई के लोग भी थे। उनको विजिट करवाया गया कि देखो भाई, ये तुम्हारे लोगों का काम किया हुआ है, कुछ ना कुछ करिए, इन्वेस्टिगेशन करिए। लेकिन पाकिस्तान कुछ करता नहीं है, हमेशा सिर्फ वादे वादे करता है। इवन मुंबई टेरर अटैक के बाद भी पाकिस्तान को पूरे प्रूफ दिए गए कि देखो तुम्हारे लोगों का किया हुआ है, तब भी कुछ नहीं किया गया। तो पाकिस्तान हमेशा जो है वो बात करता है कि मैं कुछ करूंगा, लेकिन करता नहीं अल्टीमेटली। और ये बेसिकली क्योंकि उसकी स्टेट पॉलिसी का पार्ट है, वो इंडिया को डिस्टरबेंस जो है वो देना चाहता है टाइम कंटिन्यूसली। तो ये इश्यूज जो है वो क्रिएट होते हैं। अभी जयशंकर जी भी जो है बहुत बातें बोलते हैं मीडिया में, ठीक है, हम लोग पाकिस्तान को आइसोलेट कर देंगे एंड ऑल दैट। लेकिन अल्टीमेटली जब इंटरनेशनल कम्युनिटी की बात आती है, और दोनों ही न्यूक्लियर पावर भी हैं अनफॉर्चुनेटली, तो बात का सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे डिप्लोमेसी है। डायलॉग करिए, डिप्लोमेसी करिए। हालांकि इंडिया ने दोनों ही चीज़ों को साइड बाय साइड रखा है। हम लोग डायलॉग भी एक साइड में करते हैं, पॉलिटिकल एंगेजमेंट भी करते हैं, और दूसरी तरह से फोर्स का यूज़ भी करते हैं। अब जैसे आप कश्मीर की बात ही कर लीजिए, तो फोर्स का यूज़ किया जाता है टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए, और वहाँ पे टाइम टू टाइम इलेक्शंस भी करवाए जाते हैं। राइट। तो दोनों प्रोसेस बेसिकली स्टिक एंड कैरेट की प्रोसेस चलती है। आम आदमी तो शांति ही चाहता है, लेकिन पड़ोसी ही जब शांति नहीं चाहेंगे तो आप कितना भी जोर लगा लीजिए, घर में भी आप शांति से नहीं सो पाओगे। तो कुछ कुछ
ऐसा ही है। तो ये पूरी चीज़ें यहाँ पे ठीक ठाक डिटेल में दिया हुआ है, आप इसको आराम से यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।